आज बात करेंगे लाइट ऑफ एशिया की। ये एक किताब है लाइट ऑफ एशिया और इसको लिखा है जयराम रमेश साहब ने। आपको बता दूं जयराम रमेश साहब जो है भारत की सभी भाषाएं, साउथ इंडियन भाषा तो जानते ही जानते हैं, साथ ही संस्कृत में भी वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, संस्कृत पर भी उनका पूरा कमांड है। जयराम रमेश साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे मेरा पहला सवाल है, द लाइट ऑफ एशिया जो है 1893 में लिखी गई थी सर एडविन आर्नल्ड द्वारा। फिर आपकी ये किताब का क्या मतलब है? देखिए, ये एक महाकाव्य था गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व पर। 1879 में पहले प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में, लंदन में। उसके बाद कुछ ही वर्षों बाद 13 यूरोपियन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तब हिंदुस्तान में आया। हमारे कई महान महापुरुष, विवेकानंदा, नेहरू, टैगोर, गांधी सब इससे खूब प्रभावित हुए और करीब 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। मैंने देखा और यहाँ तक हमारे गुरुमुखी में भी इसका अनुवाद हुआ है। पूर्वी एशिया की भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। मैं कि ये जो लाइट ऑफ एशिया था, महाकाव्य था, गौतम बुद्ध के जीवन पर, जीवन कहानी थी। उनके डिविनिटी पर नहीं, उनको भगवान नहीं माना, पर उनके मानवता के बारे में ये एक महाकाव्य था। इसकी एक साहित्यिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, खास तौर से अंबेडकर जैसे व्यक्तियों पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सही वक्त है कि इस महाकाव्य का इतिहास क्या है, क्यों इतना प्रभावशाली ये किताब बना, इसको मैं कुछ जांच करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। सर बुद्धिज्म से लेके हिंदुइज्म तक की बात यदि हम करें इस किताब में, बोध गया से लेके अयोध्या तक धर्म स्थल जो है हमेशा विवादों में घिरे रहे। बोध गया का भी अपना इतिहास आपने जिक्र किया है। बहुत विवाद था बोध गया में। करीब 1819 से लेकर करीब 1950 तक, करीब 70 सालों तक एक आंदोलन था बोध गया पर। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि जो मंदिर है, वहां महंतों का कब्जा था। और जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, खास तौर से श्रीलंका के एक बड़े महान व्यक्ति थे अंगारिका धर्मपाला, उन्होंने एक आंदोलन निकाला। 70 सालों तक ये आंदोलन चला और अंत में ये हल निकाला गया कि महाबोधि मंदिर पर एक समिति बनाई जाएगी। आधे लोग हिंदू होंगे, आधे लोग बौद्ध धर्म के होंगे। तो ये 70 साल लगे। अयोध्या में भी यही तो था मसला कि ये एक पवित्र स्थान है, हिंदुओं कब्जा चाहते थे, हिंदू, और मुसलमान भी कब्जा चाहते थे वो बाबरी मस्जिद पर। तो ये बोध गया, खास तौर से हमारे इतिहास हम भूल गए हैं कि बोध गया में भी ये एक महा आंदोलन था। और आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये मानते हैं कि पूरा बौद्धों का पूरा कब्जा महाबोधि टेम्पल पर होना चाहिए। ये 50-50 फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपने जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का उपदेश अहिंसा का उपदेश था, लेकिन इतिहास गवाह है कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया का इतिहास जो है हिंसा से भरा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, जो हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, पाली के किताबों से हमको जानकारी मिली है, चीनी किताबों से हमें जानकारी मिली है, जापानी किताबों से जानकारी मिली है। तो ये बौद्ध धर्म फैला। गौतम बुद्ध थे, अलग अलग देशों में उनका नाम विख्यात हुआ। अलग अलग देशों में, खास तौर से एशियाई देशों में, लोग बौद्ध धर्म पर विश्वास रखते थे। और आज भी अगर आप जाएं, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है, सबसे महान निर्यात क्या रहा है पिछले 2000 सालों में, मैं कहूंगा गौतम बुद्ध।
के व्यक्ति। सर, अपने भारत में भी आपने जिक्र किया, निर्यात कर दिया, लेकिन एक अलग तरह का एक बुद्धिज्म यहाँ भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि 190 कंट्री में होता है नीचेरन बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, ये प्रैक्टिस है यहाँ पे, बहुत सारे लोग करते हैं उनके मंत्रों जाप। उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? देखिए, ये किताब बौद्ध धर्म पर नहीं है। मैं बौद्ध धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ। जो गौतम बुद्ध का की मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है बुद्ध का, और मैं समझता हूं कि हर एक भारतवासी के जीवन में, हर एक भारतवासी के शरीर में, दिल में, मन में गौतम बुद्ध रहते हैं। हम लोग बौद्ध हैं, हम हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, पर हम गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनकी मानवता से प्रभावित हुए हैं। और मैं 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, खास तौर से दक्षिण भारत में और खास तौर से पश्चिम भारत में जो समाज सुधार कार्यक्रम जाति प्रथा के खिलाफ निकाला गया, श्री नारायण गुरु, उनके पहले ज्योतिराव फूले, और हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में 1956 में अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध बने नागपुर में। ये सब महान व्यक्ति लाइट ऑफ एशिया से बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी के पास भी लाइट ऑफ एशिया की एक छोटी किताब होती थी। अब आपने कहा कि बुद्धिज्म का राजनीतिक असर जो हुआ है, अब जो अभी हाल में चल रहा है, दो सवाल उस पर भी पूछूंगा कि जो कुछ आपके यहाँ पे हो रहा है पार्टी में, क्या ये जितिन प्रसाद सिंधिया का जाना एक सिम्टम है, बीमारी, उसका इलाज क्या है? क्या, किस बीमारी का? क्या ये तो महज एक सिम्टम है कहा जा रहा है इन लोगों का कांग्रेस छोड़ के जाना, इसका इलाज क्या हो सकता है? तो अरे यार, आप जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात क्यों कर रहे हैं? हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। पर अगर आप मुझे सवाल कर रहे हैं, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। हर एक सिंधिया जो जाता है, हर एक जितिन प्रसाद जो जाता है, 100 लोग ऐसे हैं हमारे पार्टी में, 1000 लोग हैं हमारे पार्टी में जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिनको विरासत में कुछ नहीं मिला है, वो अपने ही मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस अभी जीवित है, कांग्रेस कभी मरेगी नहीं, कांग्रेस जीवित है। और कांग्रेस का पुनर्गठन, पुनर्निर्माण, कांग्रेस का वापस आना सत्ता में, ये बिल्कुल मैं समझता हूं वास्तविक है, नेचुरल है, आएंगे। हाँ, बीच में कठिनाइयां हम सामना करेंगे, आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोग जो सत्ता के लालच में हैं, जो चाहते हैं, पद चाहते हैं, वो छोड़कर जाएंगे, क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। पर आप गौतम बुद्ध की बात कीजिए ना, ये क्या जितिन प्रसाद को अचानक आपने इस संवाद में आप ला गए? नहीं, वो बुद्धिज्म की बात में आपने राजनीति की बात कही, मेरे पास समय कहा जा रहा, मैं जाते जाते बता दीजिए। ये टीवी एंकरों की बीमारी यही है, आप लोग किताब और साहित्य पर बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ये मैं किताब आते जाते हैं, उन्हीं के बारे में आप बात करना चाहते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके इतने सवाल जो है तैयार किए हैं, आपको मुझे इसके लिए धन्यवाद देना होगा। जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि इतनी मोटी किताब को लिखने में, रिसर्च करने में आपको कितने महीने लगे, कैसे लिखा आपने बैठ के? ये बिल्कुल 1 साल लगा मनोरंजन, और इसके लिए जो रिसर्च किया गया 6 महीने लगे इसको रिसर्च करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, लिखने के लिए, और किताब निकलवाने के लिए 1 साल लगे। और ये लॉकडाउन के वजह से मुझे कुछ तकलीफ सहनी पड़ी, पर सारा जो एक्सेस था आर्काइव्स का मुझे इंटरनेट के द्वारा मिला, कई सब कागजात मुझे इंटरनेट के द्वारा ही मिला। और मैं समझता हूँ ये एक हमारे भारतीय का इतिहास का एक जो फेज है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नजरिया जो है, गौतम बुद्ध के जीवन के नजरिए से ये किताब लिखा गया है। जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराम रमेश साहब। मुझे उम्मीद है कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।